फाइनली अब ये घर मेरा है। अब इस पर मेरा राज है। जैसे चाहूं मैं इसे रखूं। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फाइनली अब मुझे सास नामक झंझट से मुक्ति मिली। अब मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। जीविका अंदर हॉल में आई और सोफे पर पसर कर लंबी सांस लेते हुए बोली, जबकि घर के बाकी के सदस्य अभी भी बाहर ही थे। ससुर गगन जी, पति मानव और ननद मानवी अभी बाहर रिश्तेदारों को विदा कर रहे थे। अधिकतर रिश्तेदार तो जा चुके थे। जो बचे थे वो भी बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे और घर के सदस्यों को सांत्वना देकर बस रवाना होने वाले थे। बस ननद बची थी, जो भी आज शाम तक अपने घर के लिए रवाना हो जाएगी। अब बस वो जैसे चाहे वैसे इस घर में रहेगी। अब कोई जिम्मेदारी उसके सिर पर नहीं थी। ननद का क्या है, अब माँ जा चुकी है तो मायका भी जा चुका है। उसे तो मैं खुद ही आने से मना कर दूंगी। सोच सोच कर ही जीविका बहुत खुश हो रही थी। आज उसकी सास गरिमा जी को गए हुए 15 दिन हो गए थे। काफी लंबी बीमारी से लड़कर आखिर 15 दिन पहले ही वो इस दुनिया से कूच भी कर गई थी। जीविका की अपनी सास गरिमा जी से कभी बनी ही नहीं। उसे तो गरिमा जी का समझाना भी हमेशा टोका टाकी ही लगा। जबकि गरिमा जी ने कभी भी जीविका को अपनी बेटी मानवी से अलग नहीं माना था। जब जीविका शादी होकर इस घर में आई थी तो उसकी सास गरिमा जी पहले से ही बीमार रहती थी, पर फिर भी उन्होंने कभी जीविका से सेवा नहीं करवाई। अपना काम वो खुद धीरे धीरे कर लेती थी या फिर गगन जी से कहकर करवा लेती थी। ससुर गगन जी भी रिटायर्ड थे और वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखते थे। पति मानव एक बैंक में कार्यरत था, लेकिन वो भी अपने माता पिता को बहुत मानता था। हालांकि गगन जी ने कभी भी गरिमा जी के इलाज के लिए मानव से पैसे नहीं लिए। वो तो अपनी पेंशन से ही सब कुछ संभाल रहे थे। लेकिन जीविका को तो यही लगता था कि सब कुछ उसका पति ही कर रहा है, इसलिए वो अपनी मन मर्जी से इस घर में रह सकती है। जीविका को कभी भी गरिमा जी का रोकना टोकना पसंद नहीं आता था, जबकि गरिमा जी ज्यादा रोक टोक करती भी नहीं थी। बस वही घर के कामकाज के लिए उसे बोल देती थी, बहू समय पर खाना बना देना, बहू साफ सफाई समय पर कर लिया करो, बहू थोड़ा कम मिर्च मसाले का बनाया करो, हमसे खाते नहीं बनता, थोड़ा बाहर का कम खाया करो, नुकसान पहुंचाता है। उसे मन ही मन ये लगता था कि सब कुछ मेरा पति करता है, सारे खर्चे मेरा पति उठाता है, फिर भी ये लोग इतना क्यों बोलते हैं। एक दो बार उसने मानव से बोलने की कोशिश की, लेकिन मानव ने उसे ही डांटकर चुप करा दिया। कैसी बकवास कर रही हो तुम। मम्मी है वो मेरी, तुम्हारे भले के लिए कुछ कहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बेवजह की बात का बतंगड़ बनाओ। उसके मन में अक्सर यही रहता था कि गरिमा जी बीमार रहती है तो फिर इस दुनिया से जाती क्यों नहीं। कब वो इस दुनिया से जाए और वो ये घर उसका हो जाए। खैर 15 दिन पहले गरिमा जी इस दुनिया से कूच कर ही गई और उसके बाद से ही जीविका मन ही मन काफी खुश थी। अब बस एक ननद थी, उससे जैसे तैसे रिश्ता खत्म करना था, ताकि ससुराल नाम का कोई झंझट ही ना हो। इसलिए आज पूरे दिन भर जीविका मानवी से बचती रही और उससे ज्यादा कोई बातचीत भी नहीं की। जैसे उसे अब उससे कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो चाहती थी कि मानवी खुद ही इस बात को समझ जाए और फिर कभी मायके आने की बात ही ना करे। खैर शाम को मानवी को अपने ससुराल रवाना होना था, जिसके लिए उसे ट्रेन पकड़नी थी। उसने मानव से कहा, भाई मुझे समय से स्टेशन पर पहुंचा दे ताकि मैं अपने ससुराल रवाना हो जाऊं। अरे मानवी, मैं तुझे कार से छोड़ देता, लेकिन कार भी ठीक से काम नहीं कर रही है, रास्ते में कहीं धोखा ना दे दे, इसलिए मैं तुझे ऑटो से छोड़कर आता हूँ। तू जरा इंतजार कर, मैं ऑटो लेकर आया। कहकर मानव ऑटो लेने बाहर चला गया। इधर गगन जी बाहर बरामदे में चुपचाप बैठे हुए थे। उस समय मानवी जीविका के पास आई और बोली, भाभी अब ये घर आपका है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। पापा अब आप लोगों के भरोसे ही है। मैं तो ससुराल में हूँ, कभी कभार ही आ पाऊंगी, लेकिन आप उनका पूरा ध्यान रखना। हे भगवान, ये तो वे भी आने की बात कर रही है। मन ही मन सोचते हुए जीविका ने कहा, कभी कभार ही क्यों, आपको आने की जरूरत ही क्या है। अब ये मेरा घर है, मैं खुद इसे संभाल लूंगी। जीविका ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर मानवी अवाक रह गई। भाभी ये क्या कह रही है आप, वही जो आप सुन रही हो। अरे बस बहुत हो गया आपका आना जाना। आपकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। अब तो अपने ससुराल को संभालो। कब तक मायके आती जाती रहोगी। और वैसे भी मायका माँ से होता है, आपकी माँ तो रही नहीं, तो आपका मायका वही खत्म हुआ। अब अपना घर संभालो और हमें चैन से रहने दो। जीविका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये बात अंदर आते हुए गगन जी ने सुन ली। वो उसी समय उस कमरे में पहुंचे जहाँ जीविका और मानवी थे। उन्हें वहां देखकर जीविका सकपका गई, पर गगन जी उसे गुस्से में घूर रहे थे। बहू ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी बेटी से। इसकी माँ को गए हुए 15 दिन भी नहीं हुए और तुमने इसका मायका भी खत्म कर दिया।
उनकी बात सुनकर अचानक जीविका के मन में ये बात आई कि अब तो वो घर की मालकिन है, खर्चे तो उसका पति उठाता है, तो ससुर को भी कुछ कहने का हक नहीं। इसलिए उसने कहा, अच्छा पापा जी, क्या गलत कहा मैंने? मायका तो माँ से ही होता है, और अब मम्मी जी दुनिया में रही नहीं तो दीदी का मायका तो यही खत्म हुआ। और आप हमें टोकने वाले कौन होते हो? अब तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। आखिर अब मैं घर की मालकिन हूँ। अच्छा बहू, ऐसी बात है तो एक बात याद रखो, मायका यदि माँ से होता है तो ससुराल भी सास से होता है। जिस तरह माँ के खत्म होने पर मेरी बेटी के लिए उसका मायका खत्म हो गया, उसी तरह सास के खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए भी ससुराल खत्म हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी अपना बंदोबस्त कहीं और करो। गगन जी ने पलटकर जीविका को जवाब देते हुए कहा, पापा जी आप ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकते हैं? इस घर के खर्चे मेरा पति उठाता है। जीविका ने भी गगन जी के सामने होते हुए कहा, ये घर मेरा है अभी, और मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं निर्णय लूंगा कि इस घर में कौन आएगा और कौन नहीं। यदि तुम्हें ये लगता है कि सारे खर्चे तुम्हारा पति उठाता है तो उन्हीं खर्चों से अपना खुद का मकान खरीद लो, पर मेरी बेटी के लिए मेरे जीते जी उसका मायका खत्म नहीं है। गगन जी ने गुस्से में कहा। सुनकर जीविका चुप हो गई। वो ज्यादा कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी कि मानव की तनख्वाह इतनी नहीं है कि वो इस महंगाई के दौर में अपना खुद का मकान भी खरीद सके। इधर गगन जी ने मानवी के सिर पर हाथ फेर कर उसे ढांढस बंधाया कि उसका मायका कभी खत्म नहीं होगा। मानव जब ऑटो लेकर घर आया तो सब कुछ शांत था। इधर मानवी अपने ससुराल रवाना हो गई, लेकिन उधर गगन जी ने ये सब देखते हुए अपनी प्रॉपर्टी को अपने हक में ही रखना बेहतर समझा। माना कि बेटा बुरा नहीं है, लेकिन बहू तो ऐसी है। कल को अगर बहू के बहकावे में आकर उसने उन्हें घर से निकाल दिया तो? इधर जीविका भी ज्यादा सिर नहीं उठा पाई क्योंकि मानव अपने पिता के पक्ष में था।